वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो वैसे तो विश कर दिया था मैंने आपको सब कुछ स्टेटसेस के ज़रिए, तो वैसे ही चलें। अब बच्चों, अब ये है कि हमने शुरू किए हुए हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, आप अच्छी तरह जानते हैं, और हमने आज पढ़ना है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है। हमने इससे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी किया जिसमें कंबस्शन भी था और ऑक्सीडेशन की डिफरेंट हमने मोड्स को देखा। तो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो क्या चीज़ है नाइट्रेशन? स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, नाइट्रेशन की जो टर्म है उसको आप ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं एक लाइन के ज़रिए। हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2 ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एन अल्केन। एक अल्केन के मॉलिक्यूल में, अल्केन के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो मतलब जिस कंपाउंड में पढ़ेंगे उसके रेफरेंस से लिखना होता है, इसलिए हम अल्केन का नाम ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एन अल्केन मॉलिक्यूल इज़ नोन एज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। ओके, अब बच्चों सबसे पहले नाइट्रेशन का ये जो रिएक्शन है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आता है आपको? जब रिएक्टिविटी स्टडी की थी तो मैंने आपको बताया था अल्केन जो रिएक्शन देता है बुनियादी तौर पे वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हुआ करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तबादले का रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था। अच्छा देखें, इसमें ना कुछ बच्चे जो है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको अल्फाज वो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जिससे लाइन का ना मीनिंग गलत चला जाता है। बजाय इंट्रोडक्शन कहने के वो कहते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एन अल्केन मॉलिक्यूल इज़ नोन एज नाइट्रेशन। देखिए, जब आप एडिशन कह देते हैं ना, केमिस्ट्री में एडिशन एक सादा टर्म नहीं है, वो एक टेक्निकल बात है। तो क्योंकि एडिशन रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें बाहर से कोई चीज़ आती है और जस्ट मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाती है, उस मॉलिक्यूल में से निकलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीज़ ऐड होती है। इसे बोलते हैं प्योर एडिशन रिएक्शन। और दूसरी टाइप का ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ये होता है कि चीज़ अंदर आती ज़रूर है लेकिन वो एक जगह एक दूसरी चीज़ की किसी एटम या किसी ग्रुप की जगह पे लगती है और वो एटम या ग्रुप वहाँ से लीव कर जाता है। मतलब मॉलिक्यूल में अगर कुछ चीज़ ऐड हो रही निकल भी रही है तो ये टर्म कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसलिए अगर आप लिखेंगे एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप तो बेटा टेक्निकली वो बात गलत होगी, क्योंकि अल्केन तो एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है, अल्केन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। अब अगर किसी को नहीं याद, मैंने आपको समझाया तो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आपको नहीं याद तो बेटे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ, जल्दी से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अल्केन की ही बात कर लें। अगर मेरे पास एक अल्केन का ही मॉलिक्यूल हो तो देखें ज़रा, मीथेन सबसे छोटा अल्केन ले लेते हैं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन CH4, ये आपके पास एक अल्केन है। और मैंने आपको बताया था कि कोई ग्रुप अगर आ जाए और अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब वो ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा? अब वो ग्रुप होगा नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? नाइट्रो, NO2 ग्रुप। सपोज NO2 ग्रुप आया और वो आके अल्केन के पास रिएक्शन करने के लिए उसने कह लें दरख्वास्त कर दी। अब अल्केन तो मानेगा नहीं, क्योंकि वो आपको पता है सैचुरेटेड है, 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो वो उसको ऐड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप क्या करे, इन 4 हाइड्रोजन्स में से किसी एक को रिप्लेस कर दे, मतलब उसको निकाल कर ख़ुद उसकी जगह पे बैठ जाए। अब ये आया, इस हाइड्रोजन पे इसने अटैक किया और इसको निकाल दिया। 3 हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ये जो चौथा बॉन्ड फ्री हुआ ना, ये वाला जहाँ हाइड्रोजन चौथा अटैच था, ये वाला, इसको निकाल के ख़ुद जो है नाइट्रो ग्रुप उसकी जगह पर बैठ जाएगा इस तरह। पॉइंट फॉलो करेंगे? अब जो हाइड्रोजन था वो वहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ आके बाहर आ गया, तो असल में ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हो गई। नाइट्रो ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, या आप यूँ बोलते हो नाइट्रो ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है समटाइम, क्योंकि ये एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है। एक एटम या एटमों का ग्रुप दूसरे एटम या एटमों के ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। समझ गए? तो ये एक तरह का जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा नाइट्रेशन, और हम यही देखेंगे नाइट्रो ग्रुप अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जिनमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होगा। पॉइंट फॉलो करके
चलें, तो बच्चों इसको लेके चलते हैं ज़रा आगे। तो पहली चीज़ हम इसके बारे में जो सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कंडीशंस के बारे में। किस बारे में है वो? कंडीशंस। भाई हमें देखना पड़ेगा ये जो नाइट्रेशन का रिएक्शन अल्केन के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस के तहत ये रिएक्शन जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगा एक अदद नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या होगा? नाइट्रेटिंग एजेंट। अब नाइट्रेटिंग एजेंट आप किसे बोलते हो? विच प्रोवाइड्स नाइट्रो ग्रुप ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जो NO2 ग्रुप, आपको जाहिर है NO2 ग्रुप कोई स्टेबल ग्रुप थोड़ी ही है कि आपको अकेला पड़ा मिल जाएगा। ये एक ग्रुप है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड ना समझे इसको NO2, ये एक ग्रुप है पूरा NO2 ग्रुप जिसका बॉन्ड फ्री होता है एक। ठीक है, तो ये कोई स्टेबल ग्रुप तो है नहीं, जाहिर है ये किसी के अंदर से आएगा। तो हमें एक अदद नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसी सब्सटेंस जिसमें से NO2 निकल के बाहर आएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, और हमारे पास इस रिएक्शन में वो क्या है? वो हमारे पास हुआ करता है कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड को आप इस्तेमाल करते हो इस रिएक्शन के लिए, इस मकसद के लिए। ठीक है, चलें, तो बेटा अब कंडीशन पता चल गई है, चलो रिएक्शन करवा के देखते हैं। अगर मेरे पास क्या हो, एक अदद अल्केन हो। ठीक है, अल्केन का यही सिंबल होता है ना, पता है ना सबको। अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन डालें तो अल्केन बनता है। तो ये एक अल्केन है और कंसनट्रेटेड HNO3 मुझे मिल गया हुआ है कंडीशन के तौर पे, जिसने NO2 ग्रुप देना है। तो भाई ये लें। ठीक है, मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 सामने ले आया एक अल्केन के, तो हम सोचेंगे भाई यहाँ पे अब क्या बनना चाहिए, एक प्रोडक्ट। लेकिन मज़े की बात है, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। भाई क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप इस तरह मेंशन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस, मीन एट रूम टेम्परेचर। और भाई बात सुने ना, आप किसकी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? आप अल्केन के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, पैराफिन, लिटिल अफिनिटी वाले। हमने कहा था अभी खुद रिएक्शन नहीं देता, ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी हमें ज़ोर ज़बरदस्ती, और वो किस सेंस में होगी? यकीनन टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है अकेले कंसनट्रेटेड HNO3 को ले लें, बड़ा रिएक्टिव होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, तो बेटा अल्केन ही नहीं मानेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें फिर सेकंड कंडीशन बतानी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं होना आपका, क्योंकि अल्केन की बात हो रही है। और वो हमारे पास है बेटा टेम्परेचर रेंज, और टेम्परेचर हमारे पास चाहिए होता है अच्छा खासा 400 to 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए चाहिए होता है। और कुछ बुक्स में 450 डिग्री सेल्सियस, इवन रिएक्शंस में 450 डिग्री सेल्सियस का लिखा करता है, मतलब इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान आना है ना, और आमतौर पे वो 450 लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 450 डिग्री सेल्सियस का भी जिक्र ज़रूर करेंगे। और तीसरी एक कंडीशन भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, और वो हमारे पास होती है वेपर फेज़ रिएक्शन की सूरत में। मतलब ये जो नाइट्रेशन का रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, ये एक वेपर फेज़ रिएक्शन के तौर पर आपने करवाना है। इसका क्या मतलब होता है? वेपर फेज़ रिएक्शन से क्या मुराद होती है? वेपर फेज़ रिएक्शन मतलब जिसमें आपके रिएक्टेंट्स गैशियस हों, मुकम्मल वेपर्स। मतलब देखें ना, अगर मैं बोलूँ रिएक्शन के लिए रिएक्शन हो रहा है अल्केन के दरमियान, एक अदद अल्केन, और दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? कंसनट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड मेरे पास होना ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों को मैं रिएक्ट करवाऊँगा एट 450 डिग्री सेल्सियस। तो आई शुड मेक श्योर कि मेरे पास ये जो नाइट्रिक एसिड होगा ये भी वेपर्स में हो, गैशियस हालत में हो। बच्चे नाइट्रिक एसिड तो वैसे ही बड़ा वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, तो इसके तो वेपर्स बन ही जाते हैं। ठीक है, वेपर्स की शक्ल में ये होता है। इसीलिए अल्केन भी इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़ाहिर है वो भी क्या होगा, वो भी वेपर्स की शक्ल में आ जाएगा। तो अल्केन और नाइट्रिक एसिड दोनों वेपर्स की शक्ल में एक दूसरे से मिलेंगे इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो असल में फिर ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये एक वेपर फेज़ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जाहिर है वेपर फेज़ रिएक्शंस की सूरत में जब ये मिलेंगे तो तब प्रोडक्ट बनेंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास नेसेसरी कंडीशंस हैं इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, अब हम रिएक्शन को फॉलो करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब लिखते हैं रिएक्शंस। तो देखें जी, रिएक्शंस की सूरत में मैं ले लेता हूँ पहले एक जनरल रिएक्शन के लिए, जैसा हमने ऊपर लिखा था, एक अदद अल्केन।
ये अल्केन आ गया, और साथ आप कंसनट्रेटेड HNO3 की बात कर रहे हैं तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं अगेन, और साथ रिएक्शन आप करवाएंगे 450 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर HNO3 को मैं कुछ यूं लिख दूं, इसी से ही लिखते हैं, मैं कुछ अगर यूं लिख दूं HO मैं इस तरह सेपरेट लिख लूं और NO2 मैं सेपरेट लिख लूं। ज़रा गौर करें, NO3 था ना, तो एक ऑक्सीजन को मैंने इस हाइड्रोजन के साथ जोड़कर अलग लिख लिया, तो यहाँ क्या बचा, NO2 मैंने वो अलग लिख दिया। NO2 ग्रुप असल में जनरेट करवाया ना। तो देखिए जी, इन दो रिएक्टेंट्स में क्या होगा बच्चे, ये यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलेंगे। तो यकीनन आपको बात तो समझ आ गई होगी। क्या बनाएंगे ये H2O, और बाकी जो अल्काइल ग्रुप बच गया वो इस नाइट्रो ग्रुप के साथ जो है मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर आकर, तो ये आपके पास बन गया आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अब ये जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है इसका नाम हम रखते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या नाम रखते हैं, नाइट्रो अल्केन, क्योंकि देखें ना अल्केन के अंदर ही तो नाइट्रो ग्रुप लगा ना आके, उसी के हाइड्रोजन को निकाल के नाइट्रो ग्रुप ने रिप्लेस किया अल्केन के नाइट्रोजन को, तो बना तो अल्केन से ना। तो हम बोलेंगे ऐसा अल्केन जिसमें अब नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो ये नाइट्रो अल्केन्स कहलाते हैं। क्लियर है। इसकी अगर कोई हम दूसरी एग्जांपल लेंगे तो जनरल रिएक्शन था ना, हम ले लेते हैं मीथेन की सूरत में। अब देखिए मीथेन को अगर मैं इस शक्ल में लिखूँ, मैं कैसे लिखूँगा, CH3 और ये हाइड्रोजन है तो CH4 ही ना, मैंने हाइड्रोजन बाहर लिख दिया, प्लस HNO3, तो उसको उसी अंदाज में हम लिख लेते हैं HONO2, ताकि रिएक्शन को समझना आसान हो। तो 450 डिग्री सेल्सियस का वही टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे, वेपर फेज रिएक्शन आप एक करवाने जा रहे हैं। तो देखें क्या होगा, फिर से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, आपको वाटर बना देंगे, और साथ क्या होगा, ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है इसके साथ आके क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो ये क्या बन जाएगा फिर नाइट्रो अल्केन में, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, स्पेसिफिकली मीथेन, नाइट्रो मीथेन बन जाएगा ये। क्लियर हो गई बात। तो रिएक्शन आपको फुली अंडरस्टैंड कर गए होगे आप, मुझे पता है इंशाल्लाह आप समझ आ जाएगा आपको। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे ना थोड़ी सी लाइट थ्रो करना चाहूँगा। ये जो नाइट्रो अल्केन्स होते हैं ना, नाइट्रो अल्केन्स ये वाले जनरली, यानी ज़रूरी नहीं नाइट्रो मीथेन ही हो, ये जो नाइट्रो अल्केन्स होते हैं इनका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। क्या इंपॉर्टेंट यूज़ है, दे आर यूज, वैसे देखें ये सॉल्वेंट के तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में इनका रोल होता है। लेकिन एक जो यूज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दे आर यूज एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फ्यूल कौन सा, इन रेसिंग कार्स, ये जो रेसिंग के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं ना स्पेशल किस्म की, उनमें ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये इंजन में जब जलते हैं ना उससे स्पीड बढ़ती है। आपने वो मूवी देखी आपने कभी, क्या, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें देखें ना वो क्या करते हैं, उसमें जो गाड़ियों के उनके जब इंजन वो देखते हैं तो उसमें उन्होंने नाइट्रोस, NOS ऐसे लिखा हुआ होता है, नोस नाइट्रोस। तो इस तरह ना वो सिलेंडर्स में ये लगाए होते हैं, तो वो जब इसका बटन प्रेस करते हैं तो अचानक से स्पीड गाड़ी की बड़े ज़्यादा हो जाती है। तो असल में ये नाइट्रोस से क्या मुराद है, नाइट्रो अल्केन्स, तो असल में ये रेसिंग कार में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी इसके यूज़ के बारे में, ठीक है। तो रिएक्शंस बच्चों आपने देख ली हैं। अब किताब से आपको रिएक्शन तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा टेक्स्ट बुक से। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जो एंट्री टेस्ट या किसी भी किस्म का आपका MD कैट होता है, ECAT होता है, या दूसरे नस्ट वगैरह के जो टेस्ट आपने एंट्रेंस टेस्ट देने उसमें वो फिर आपके काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। चलें, रिएक्शन चूँकि आपने समझ लिया है इसलिए आप मुझे अब कुछ बातें समझाएंगे, ठीक है। रिएक्शन आपको समझ आ गया है तो आप मुझे जवाब दें। मैंने लिख दिया अगला अल्केन, मीथेन की नाइट्रेशन अभी आपने देखी, पता चल गया आपको। मैंने अब लिख दिया है अगला अल्केन ईथेन, CH3। अब अगले CH3 में से एक हाइड्रोजन मैंने बाहर लिखा है ताकि ईजी हो, वही चीज़ हम दोबारा करेंगे। तो मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द नाइट्रेशन ऑफ ईथेन, 2 कार्बन वाला अल्केन। तो देखें आप बड़ा सिंपल जवाब देंगे और यकीनन बनता भी यही है, देना चाहिए कि सर यहाँ से ये हाइड्रोजन अल्केन का और जो OH है वहाँ से नाइट्रिक एसिड से ये मिलकर अगेन H2O बना देंगे, और साथ यकीनन ये जो बचने वाला फ्रेगमेंट है अल्केन का CH3CH2 ये अपने साथ इस नाइट्रो ग्रुप को जोड़ेगा और बन जाएगा नाइट्रो ईथेन, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन को आपने सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपने रिएक्शन को अच्छे से नहीं किया, रिएक्शन आपका प्रॉपर ठीक नहीं। उसकी वजह पता है क्या है बच्चों, इतना ज़्यादा जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हो ना,
तो सिर्फ ये नहीं होता जो आपके सामने इस वक्त हुआ। ये टेम्परेचर काफ़ी है कार्बन कार्बन के इस बॉन्ड को रप्चर करने के लिए। देखें ना अल्केन CH3 यूनिट CH3 यूनिट, एक हाइड्रोजन तो निकला ही निकला, साथ कई मॉलिक्यूल इथेन के इस तरह के होंगे जिनमें कार्बन कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है ये भी रप्चर हो जाएगा। ये तो होना ही होना है, ये तो मतलब होगा ही होगा कि हाइड्रोजन इस तरह निकलेंगे और ये बनेगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यही है और होता है। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर बहुत सारे अल्केन के इथेन के ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, CH3 यूनिट बनेंगे, ये CH3 ये भी CH3। अब बहुत सारे नाइट्रो ग्रुप आएंगे और वो CH3 यूनिट के साथ मिलेंगे फिर, यानी आपके पास प्रोडक्ट में सिर्फ यही नहीं होगा, आपके पास CH3NO2 भी बनेगा, यानी नाइट्रो इथेन के साथ साथ नाइट्रोमीथेन भी बना। रीज़न क्या है इसकी, हाई टेम्परेचर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर नाइट्रोमीथेन इज आल्सो फॉर्म्ड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? चलें फिर से आपको ये समझ आ गया। चलें मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जी। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने एक लिख लिया है, टाइम सेव किया मैंने अपना। हाउ मैनी मोनो हेलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोपेन। देखिए मोनो हेलो अल्केन्स का क्या मतलब है, ये कोई नई टर्म आपके लिए। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो हेलो लिख दिया बेटे, ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, हेलो थोड़ी है, नाइट्रो है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी मोनो नाइट्रो अल्केन्स, मतलब ऐसे अल्केन्स जिनमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हो। ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं ये मोनो नाइट्रो अल्केन्स ही हैं। तो उसने पूछा हाउ मैनी मोनो नाइट्रो अल्केन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोपेन। बताएं ज़रा प्रोपेन से कितने मोनो नाइट्रो अल्केन्स बनेंगे, 1 2 3 या 4। तो बेटा ज़ुबानी जवाब देना तो मुश्किल होगा, क्यों ना हम बना के देख लें। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। सबको पता है ये प्रोपेन होता है 3 कार्बन वाला अल्केन, और इसका सामना उसी तरह HNO3 से हम करवा देते हैं उसी कंडीशन के तहत। चलें बताएं क्या देखते हैं आप इसके बारे में। तो देखें पहला प्रोडक्ट तो वही होगा कि सर हाइड्रोजन निकलवा दें आप, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकलवा देते हैं भाई। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है CH3 CH2 और ये भी CH2 बच गया, और इस निकलने वाले हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, NO2, ठीक है। और साथ वो H2O भी बन के निकलेगा, वो तो यहाँ पे फिलहाल मोनो है नाइट्रो अल्केन्स बताने आपने, ये बन गया। तो इसके बाद आपको पता है मैंने बताया था बॉन्ड रप्चर हो जाएगा, तो यकीनन बॉन्ड रप्चर करेंगे आप। तो यहाँ से एक तो ये कुछ मॉलिक्यूल तो ये बना देंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें ये बॉन्ड रप्चर हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जब रप्चर होगा तो एक फ्रेगमेंट बनेगा मिथाइल का, उसके साथ नाइट्रो ग्रुप जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3NO2, ओके। और दूसरा फ्रेगमेंट आपके पास क्या होगा, CH3, ये वाला CH3 CH2, और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, NO2। तो कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 और 3। तो फौरन से आपने झटपट जाके 3 पे जैसे निशान लगाया गलत हो गया, क्योंकि बच्चे ट्रिक है बीच में। एक और पॉइंट यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि नाइट्रेशन के दौरान एक और काम भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि सर ये तो बॉन्ड रप्चर हो गया, अब इसको रप्चर कर लें, इसको ना करें इसको कर लें, तो बेटा फिर भी वही बनेंगे, एक कार्बन वाला फ्रेगमेंट, एक 2 कार्बन वाला, तो प्रोडक्ट तो यही होंगे। तो वो बात नहीं है, बात कुछ और है। असल में जब आप ये बोलते हो कि नाइट्रो ग्रुप आके अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और नाइट्रो ग्रुप उसकी जगह पे आएगा, और वो आपने दिखा भी दिया। लेकिन ज़रा गौर करें, आपका ये जो अल्केन है इसमें हाइड्रोजन के निकलने के लिए एक से ज़्यादा पोजीशंस हैं, और जब अलग अलग पोजीशन से हाइड्रोजन निकले और वहाँ नाइट्रो ग्रुप लगे तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग बनते हैं, यानी डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। तो अब देखना ये है कि इस कंपाउंड में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। अक्लमंद बच्चा तो फ़ौरन कहेगा सर 1 2 3, बेटा फिर वो अक्लमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये सेम पोजीशन पे हैं, पहली पोजीशन। इधर से शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें, बात एक ही है। तो हाइड्रोजन चाहे यहाँ से निकले यहाँ से, है तो वो टर्मिनल पोजीशन, तो उस सूरत में बनने वाला कंपाउंड यही होगा जो हमने बनाया। तो सेकंड पोजीशन कौन सी बचती है, सेकंड पोजीशन हमारे पास बचती है ये सेंटर वाली, ठीक है। अब सेंटर वाला जो कार्बन एटम है, अच्छा इसमें मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता नहीं ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये सिर्फ इसी से जुड़ा है, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन भी क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि ये सिर्फ इसी के साथ जुड़ा है। लेकिन ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये एक सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली 2 से जुड़ा हो। ये बातें मैं सारी आपको पहले समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो ये एक सेकेंडरी कार्बन है।
तो जब आपका हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से निकलेगा और नाइट्रो ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे लगेगा तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी इन 3 कंपाउंड्स के अलावा प्रोपेन की नाइट्रेशन में एक और स्ट्रक्चर भी बनेगा, और वो क्या होगा, वो होगा सेंटर वाले कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप CH3, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH, ये CH3 एज सच रहेगा, यहाँ पर लग जाएगा NO2। इसको बोलेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन, क्योंकि पोजीशन नंबर 2 पे लगा है, 1 2 3। ये क्या था, पोजीशन नंबर 1 पे लगा था, इसको बोलते हैं 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये सिंपल नाइट्रोमीथेन, ये सिंपल नाइट्रोइथेन, ये 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, 4। तो इस सवाल का जो जवाब होगा हमारे पास वो होगा 4। क्लियर हो गया आपको? चलें, चूँकि अब आप फिर से सीख चुके हैं, चलें फिर से मुझे एक चीज़ बता दें। आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से ले आया, भाई मुझे बताएं आपके पास जो ब्यूटेन होता है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, इसकी नाइट्रेशन से कितने मोनो नाइट्रो अल्केन्स बने? चलें सोच लें, सोच लिया? चलें अब हम इसको करते हैं। अब देखें कैसे करेंगे आप बच्चे। सबसे पहले वही जब आप नाइट्रेशन करवाएं उसी कंडीशन के तहत HNO3 से हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है, उसी कंडीशन के तहत। तो देखिए कितने प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको वो हाइड्रोजन्स वाली चीज़ देखनी है, कितनी हाइड्रोजन्स निकल सकती हैं। तो सबसे पहले तो टर्मिनल हाइड्रोजन है। अब देखें टर्मिनल हाइड्रोजन में ये और ये पोजीशन सेम है, जहाँ से भी निकाल दें। तो यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो मेरे पास जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2, और लास्ट वाले CH3 में से भी क्या बचेगा, CH2, और इसकी जगह हाइड्रोजन निकला और नाइट्रो आ गया, 1 नाइट्रोब्यूटेन। ओके, और सेकंड पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन है कोई? जी हाँ, और वो ये है। और आपको पता है ये वाली और ये वाली पोजीशन आइडेंटिकल है। ये इधर से कर लें दूसरे नंबर पे, उधर से कर लें ये भी दूसरे नंबर पे। ओके चलें, तो ये सेम पोजीशन है। तो यहाँ से भी जब आप निकालेंगे हाइड्रोजन तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यानी सेकंड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2। मैं यहाँ से निकलवा देता हूँ, तो ये CH रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2 ग्रुप, और अगला CH3 वैसे ही रहेगा, और कोई पोजीशन तो बाकी नहीं रही। जब आप सारी पोजीशंस कंप्लीट कर लें किसी भी कंपाउंड के लिए, फिर रप्चर शुरू कर दें। हमने कहा था जी बॉन्ड रप्चर भी होगा, ठीक है। तो बॉन्ड रप्चर कैसे हो सकता है भी? एक तो पॉसिबिलिटी ये है, ये सेंटर वाला बॉन्ड रप्चर हो जाए, ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड जब रप्चर होगा यहाँ से तो 2 फ्रैगमेंट बनेंगे, एक ये सेम फ्रैगमेंट है। तो देखें फिर उसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2, यही फ्रैगमेंट है ना दोनों तरफ, CH3 CH2, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लग गया। तो तीसरी टाइप का ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी तो होंगे जिनमें बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटता, उसकी जो रप्चर होती है वो यहाँ से हो जाती है। यहाँ से होती है तो एक कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला फ्रेगमेंट बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट और हो गए, CH3NO2 बनेगा, और इसके अलावा 3 कार्बन वाला फ्रेगमेंट के साथ भी नाइट्रो ग्रुप जोड़ें, CH3 CH2 CH2 और आगे NO2। तो कितने प्रोडक्ट बन गए, 1 2 3 4 और 5। अब बच्चे इस यहाँ पर एक थोड़ा सा ना पॉइंट टेक्निकल भी है, 5 तो बन गए। अब कुछ जगहों पे मैंने देखा कुछ टीचर्स, कुछ लोग इस तरह के हैं जो ये बताते हैं कि भाई जहाँ ये स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन वाला नाइट्रो अल्केन बन रहा है वो ब्रांच वाला भी बनता है, मतलब सेंटर वाले कार्बन पे नाइट्रो लगा देते हैं वो कुछ यूँ। यानी ये क्या है, N प्रोपेन है ना, N प्रोपाइल वाला है, तो वो कहते हैं आइसो भी बन जाता है। यानी वो कुछ यूं बनाने की कोशिश करते हैं कि 3 कार्बन वाला जब फ्रेगमेंट ये वाला बना तो यहाँ पे तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा, साथ सेंटर वाला भी तो लग सकता है ना, ये भी 3 कार्बन वाला होता है। तो बेटे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। उसकी रीज़न क्या है भाई, देखिए बॉन्ड जब रप्चर हुआ तो फ़ौरन से नाइट्रो ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे ही लगेगा। वहाँ पे हाइड्रोजन को सेंटर वाले कार्बन से नहीं निकल रहा कि आप आइसो वाला नाइट्रो भी बनाओ, या आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल वाला नाइट्रो कंपाउंड है, ये N प्रोपाइल वाला नाइट्रो कंपाउंड है, तो सिर्फ यही बनता है, आइसो वाला नहीं बनता। क्लियर हो गया आपको? तो आप बोल सकते हैं फिर N ब्यूटेन की नाइट्रेशन से आपको 5 मोनो नाइट्रो अल्केन्स मिलते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे 6 वाला भी कहूँ मैं कि 6 वाले अल्केन को लें तो तरीकाकार यही होगा, स्टेट में बनाएं, यानी पहले कार्बन हाइड्रोजन निकलने की पोजीशंस देखें कहाँ कहाँ से निकलता है, और उतने बना के फिर बॉन्ड रप्चर के ज़रिए से आप तय कर लें। क्लियर है? तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट एंट्रेंस टेस्ट MCQs फ्रॉम योर नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ठीक है बच्चों, चलें इसमें से बच्चों इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।